आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान के बारे में, जिसको लेकर चर्चाएं इस समय काफी तेज हुई हैं। और वो चर्चाएं इस हद तक आगे बढ़ी हैं, जहां पर रिपोर्ट्स में तो अब ये भी इंगित किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना कहीं ना कहीं अब ये विचार कर रही है कि पूरी तरीके से MRFA को या FGFA के जो कॉन्सेप्ट है इनको बाईपास किया जाए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट हुआ जाए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक वक्तव्य दिया है मीडिया को, और उस वक्तव्य के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपने भाषा में स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय वायुसेना हर उस देसी सिस्टम को यानी इंडिजिनस सिस्टम को प्राथमिकता देगी जो कि भारत में बनाए गए हैं। चाहे उनकी परफॉर्मेंस उतनी टॉप नॉच ना हो, लेकिन वो भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाली है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि कोई भी सिस्टम एक ही दिन में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो जाता। ये एक प्रोसेस होता है जो अनवरत चलता रहता है, उसमें सुधार होते रहते हैं और वो धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है। और ये चीज भारतीय वायुसेना अब समझती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को हम सही मायने में जल्दी पूरा करना चाहते हैं और जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है इसको पूरा करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम 35 से 40 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाने होंगे। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें अपने पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम करना होगा और उसके बाद चीजें देखेंगे आप कि अपने आप ही सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब बात हम देसी प्रोडक्ट करते हैं तो लोग हमसे अक्सर एक सवाल करते हैं कि ये समय पर तैयार होंगे या नहीं। तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि देसी प्रोडक्ट को आने में थोड़ा समय तो लगता ही है। ये ओवरनाइट होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक चरणबद्ध तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर धीरे धीरे सिस्टम और जो वेपन सिस्टम है ये मैच्योर होते हैं। और हमें पूरी तरीके से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिशन पर भरोसा है और हम इसको लेकर कमिटेड हैं कि हम इनका समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जब बात टॉप प्रायोरिटी की होती है तो कोई भी चीज़ जो कि भारत में बनाई गई है वो हमारी प्राथमिकता के लिस्ट में आप सबसे ऊपर ही देखेंगे। उन्होंने HAL पर बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक अगले फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन रेट को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर वो दूसरे एसेट्स को भी ऐड करते हैं तो ये नंबर 30 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक जा सकते हैं। और ये नंबर्स बुरे नहीं हैं, बल्कि ये वही नंबर हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनको लेकर के भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास भी ये पोटेंशियल है कि वो भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को कम से कम समय पर पूरा कर सकते हैं। और उनके पास ये एक कैपेबिलिटी भी है कि तकरीबन 12 से 18 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक वो भी बना के दे सकते हैं अगर वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं। आपको याद दिला दें कि आज से कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए जो सारे जरूरी कदम है वो उठाने के लिए काम करेगी और सहयोग करेगी। और उसी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए एक डेडिकेटेड जो सेपरेट प्रोडक्शन लाइन है इसको भी कंसीडर किया जा रहा है। और अगर ये चीज़ें हुई तो यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनको खुद की एक नई प्रोडक्शन लाइन मिल सकती है, जहां पर वो एयरक्राफ्ट का निर्माण करके भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं लेट ही सही, लेकिन चीज़ें जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ रही हैं। और आने वाले भविष्य में अगर आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनियां एयरक्राफ्ट का निर्माण करते दिख जाएं तो इसमें भी कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की प्लान का एक हिस्सा है, जहां पर वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इन सारे सुझावों पर काम करने पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिबेट के बारे में जो कि इस समय भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और पूर्व भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के बीच में शुरू हुई है। और ये डिबेट है Su-57 वर्सेस F-35 को लेकर के, जहां पर अलग अलग तर्क रखे जा रहे हैं कि कैसे ये दोनों एयरक्राफ्ट फिलहाल भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और क्या भारत इनको लेगा या नहीं लेगा, इस पर भी वो अपने तर्क दे रहे हैं। और ये डिबेट अब काफी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है, जहां पर काफी वैलिड पॉइंट है जो उठाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम FGFA की बात करते हैं तो उसके पीछे का जो प्रमुख कारण बताया जाता है ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का लगातार डिप्लॉयमेंट की खबरें सामने आ रही हैं, इसको सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु पर रखा जाता है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान को 2028 तक चाइना से जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो मिल जाएंगे और इसके बाद भारत की जो एयर सुपियोरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है।
और वहां पर फिर ये सलाह दिया जाता है कि या तो हम अपने AMCA प्रोग्राम को अब मिशन मोड पर लगाकर काफी तेजी से काम करें, या फिर हम अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की तरफ देखें। और जब भी बात विदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की होती है तो दो ही एयरक्राफ्ट है जिन पर हमारी नजरें आके टिक जाती हैं। एक है अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 और दूसरा है रशिया का Su-57 फैलन। और जब से ये दोनों एयरक्राफ्ट एरो इंडिया 2025 में आए, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फ्लाइंग डिस्प्ले में करतब दिखाया, तो उसके बाद से इनको लेकर चर्चाएं और भी तेज हुई। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अमेरिकी दौरा होता है और उनके इस दौरे के दौरान F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि वो भारत को इन एयरक्राफ्ट को देने का जो मार्ग है वो प्रशस्त करने वाले हैं, और ऑलरेडी इस पूरे प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया गया है। और उसके बाद से डिबेट ट्रिगर होती है कि क्या वाकई अब भारत FGFA की जो परिकल्पना है इसको वास्तविकता का रूप देने के लिए तैयार है। इस पर भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि F-35 हो या Su-57 फैलन हो, इनका रास्ता इतना आसान नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि अगर हम F-35 की बात करते हैं तो हमें एक चीज समझनी होगी कि भारत वो देश है जिसने कभी अमेरिकी फाइटर्स को ऑपरेट नहीं किया है, और सिंपली हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जहां पर हम इन्हें क्रेडिबली अफोर्ड कर सकें या इन्हें हम पूरी तरीके से यूज कर सकें। पहले हमें इसके लिए पूरा इकोसिस्टम विकसित करना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। और दूसरी बड़ी बात, भले ही F-35 में आपको एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलती हो, लेकिन भारत इस समय फिलहाल इनको रिफ्यूल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम एक्जिस्टिंग सिस्टम की बात करें तो ये रशियन सिस्टम है, जहां पर माना जा रहा है कि F-35 को रिफ्यूल करने की कैपेबिलिटी फिलहाल तो भारत के पास नहीं है। तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा सरदर्द हो सकता है। तीसरा सबसे खास बात तो ये है कि इन्हें हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे। जो हमारी वायुसेना का करंट ढांचा है उसमें F-35 कैसे यहाँ पर कह सकते हैं अकोमोडेट करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा, ये भी अभी हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो भारत के साथ ये है कि इसमें फिलहाल इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन आसान नहीं होने वाला है, जो कि भारत की प्राथमिकता होती है। आप ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं लेना चाहेंगे जहां पर अपने खुद के मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट ना कर पाएं, तो फिर वो एयरक्राफ्ट आपके लिए किस काम का। रही बात Su-57 फैलन की, तो उसके साथ दिक्कतें कम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो भारत के सामने है पेमेंट की, कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पेमेंट को ही क्लियर सही से नहीं कर पाए हैं। इसके बाद जब आप बात करते हैं इनके जनरेशन की, तो ये एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बीच की कड़ी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इंप्रूव होनी है, जो कि इसको ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगी। सबसे खास बात तो यहाँ पर एक और ये होने वाली है कि जिस प्रकार के रशिया के हालात चल रहे हैं, स्पेयर सप्लाई उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और क्या रशिया भारत को अपने इंडिजिनस रेडार सिस्टम और एवियोनिक्स के लिए यहाँ पर मंजूरी देगा, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है अभी इसके जो रेडार सिस्टम है और एवियोनिक्स सिस्टम है वो इतने टॉप ऑफ द नॉच नहीं है। और भारत यही चाहता है कि इसमें जो उत्तम ऐसा रेडार है और जो एवियोनिक्स सिस्टम है वो इंटीग्रेट किया जाए। तो क्या रशिया इसकी परमिशन देगा? यानी सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।